जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और वीडियोस अच्छे लगते हों, आप उन्हें देखते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मेरा भी हौसला और उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूंगा। तो जमीन घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस ऑफिसर छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन से हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी और उसके दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय से गायब पाए जाने के मामले को लेकर पूछताछ की। इसके अलावा छवि रंजन से सेना के कब्जे वाली जमीन तथा बरियातू के चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में भी उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई। छवि रंजन अपने ज्यादातर जवाब से ईडी के अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाए और इसका नतीजा यह हुआ कि ईडी ने रात करीब 9:15 बजे छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। छवि रंजन कोडरमा, रांची और सरायकेला में डीसी रह चुके हैं और फिलहाल समाज कल्याण विभाग में निदेशक हैं। तो ईडी की इस कार्रवाई से झारखंड की नौकरशाही और सत्ता के गलियारों में भारी तनाव के हालात हैं। भ्रष्ट लोगों की नींद हराम हो गई है, नींद उड़ गई है। उन्हें अंदेशा सता रहा है कि जाने कब ईडी उनके यहाँ धमक जाए। तो एक तरह से देखें तो सत्ता प्रतिष्ठान के कई ताकतवर लोग ईडी के रडार पर हैं और ऐसा इसलिए है कि झारखंड में एक नए किस्म का भ्रष्टाचार पनप चुका है। एक ऐसा सिंडिकेट बन चुका है जिसमें छोटे ऑफिसर, बिचौलिए और कुछ नेता शामिल हैं। खासकर रांची और जमशेदपुर में बैठे इस सिंडिकेट के लोग जिलों में डीसी और एसपी और विभागों में सचिवों तक के तबादले मनचाहे ढंग से कराते हैं और इसके बाद डीसी, एसपी और सचिवों से अपने मन मुताबिक मनमाफिक फैसले कराते हैं। सत्ता के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इस सिंडिकेट का जो भ्रष्टाचार है, जो सत्ता से बाहर रहकर करता है, इसको पकड़ना और इसे नियंत्रित करना अब जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष करने वाले विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय इस बात को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम कई दशकों से, बिहार जब था तब से लेकर 80 के दशक से भ्रष्टाचार के मामलों को उठाते आ रहे हैं। कई मामलों में सफलता मिली, कई मामलों में सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब इस नए किस्म के भ्रष्टाचार से निपटना और इसका पता लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो आइए देखते हैं सरयू राय बता रहे हैं कि किस तरह का ये नया भ्रष्टाचार है। इनको सुन लेते हैं, फिर आगे करेंगे चर्चा। ज़्यादा भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें ये आती हैं कि बीडीओ सीओ ऑफिस में जनता का जिसे सीधो सरोकार है, बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हो रहा है सरकार के सभी विभागों में, मगर अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो बहुत खतरनाक है कि जो लोग सरकार के बाहर हैं वे रांची में, जमशेदपुर में केंद्र बनाकर ये निर्धारित करते हैं कि किसी विभाग में किस अफसर को हम पोस्ट करें, किस जिले में डीसी कौन भेजें, किस जिले में सीनियर एसपी, एसपी कौन किसको भेजें, किस विभाग में सचिव कौन भेजें, किस विभाग में बजट कितना जाए। तो ये कुछ छोटे अफसर इसमें हैं। मधुकोड़ा के समय भी ये लोग थे, वो भी इसमें शामिल हैं। और ये हो रहा है तो जब सरकार के बाहर, सिस्टम के बाहर जाकर एक ऐसा समूह बन जाएगा जो पूरे सिस्टम को प्रभावित करके अपने मन के अफसरों को ले जाकर घोटाला कराएगा, तो सीधे खजाने की लूट मानी जाएगी। ये हो रहा है और चर्चित नाम है, नामों के बारे में भी लोग जानते हैं और कई जगह पर 3 महीना पहले निकल गया कि फलाना ही साहब यहाँ एसपी या सीनियर एसपी होकर जाएंगे और वही आए। तो अब भ्रष्टाचार एक नया आयाम ले रहा है कि सरकार के भीतर जो भ्रष्टाचार होने वाला है
वह तो एक अलग तरह का जिस पर हम लोग सवाल उठाते थे। मगर जो सरकार के बाहर रहकर समूह बन रहा है और वो प्रभावित कर रहा है, सचिव को प्रभावित कर रहा है, डीसी को प्रभावित कर रहा है, एसपी को प्रभावित कर रहा है, जिस तरह से शराब घोटाले में मामला हुआ है, टोटल चीज़ें बाहर से होकर प्रभावित हो रही हैं। अब इस भ्रष्टाचार का कैसे कोई सामना करेगा? तो भ्रष्टाचार में इसके नए रूप, नए रंग, जैसे हम लोग भगवती की आराधना करते हैं ना कि सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वित है, उसी तरह से ये नए नए रूप भ्रष्टाचार के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है। ये माफिया सभी ऊपर का कोई शब्द इसके लिए आया तो ये कम है। और मेरे जैसा आदमी तो विचलित है कि हम लोग भ्रष्टाचार के मामले सरकार के भीतर उठाते हैं, सरकार के बाहर से जो सरकार के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले हैं, इनको कैसे कोई सिस्टम ठीक करेगा? मतलब सरकारी नीतियों को, निर्णयों को प्रभावित करते हैं, नीतियों को, निर्णयों को, क्रियान्वयन को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, सब पे प्रभावित कर रहे हैं, करने लगे हैं। ठीक है, आज इनका आकार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और कल जाके बड़े पैमाने पर ही होने लगेगा। तब मंत्रिपरिषद धरी की धरी रह जाएगी, राज्य सरकार की कार्यपालिका नियमावली धरी की धरी रह जाएगी, और बाहर में बैठा जो समूह है वह समूह इस तरह से इनको प्रभावित करेगा कि आप इनके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। छवि रंजन गुरुवार की सुबह पूछताछ के लिए ईडी का नोटिस मिलने पर ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। एयरपोर्ट रोड में रांची के ईडी का दफ्तर है, लेकिन करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब 9:15 बजे ईडी ने उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। संभावना है कि कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है ईडी उनकी रिमांड के लिए कोर्ट को आवेदन दे, जो ईडी की विशेष अदालत है वहां। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को भी अवैध भूमि सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने छवि रंजन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी और उस दिन भी आशंका जताई जा रही थी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि रात में मेडिकल टीम को ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन बहरहाल ईडी ने उन्हें जाने दिया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ईडी ने उनको दोबारा आज गुरुवार को पेश होने को कहा था। और इसके पहले 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन समेत कई लोगों के ठिकानों पर, जो जमीन सौदों से जुड़े हुए लोग थे, उनके ठिकानों पर छापे मारे थे। और तब छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर के घर पर, आवास पर और फ्लैट पर छापेमारी पड़ी थी। और तब ऐसी खबरें आई थी कि छवि रंजन के जमशेदपुर के फ्लैट से ऐसे कागजात मिले थे जिससे लगता था कि उन्होंने ईडी द्वारा की जाने वाली संभावित पूछताछ का सामना करने के लिए मॉक ड्रिल किया था, यानी बाकायदा सवाल बनाकर उनके जवाब तैयार कर प्रैक्टिस की थी कि ईडी जब पूछताछ के लिए बुलाएगा तो वे क्या जवाब दे सकते हैं और उस ईडी के क्या सवाल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये प्रैक्टिस कोई काम नहीं आई और आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर स्थित आवासों के साथ जमीन की दलाली से जुड़े लोगों के कुल 22 ठिकानों पर छापे ईडी ने उस दिन मारे थे, 13 अप्रैल को। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें बड़गाई अंचल का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप भी शामिल था, जिसके घर से पूरा रिकॉर्ड बरामद हुआ था अंचल कार्यालय का। कई जमीन दलाल गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद भी ईडी ने जमशेदपुर के रहने वाले आईएएस अधिकारी छवि रंजन के बचपन के दोस्त श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया के ठिकानों पर छापे मारे थे। रांची में भी कुछ जमीन से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। तो छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके कहा है कि जमीन घोटालेबाज रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की खबर से यह उजागर हुआ है कि हेमंत राज में कैसे कागजातों की हेराफेरी कर जमीन लूट के लिए सत्ता के साये में एक गिरोह का नेटवर्क काम करता था। यही बात सरयू राय पहले कह चुके हैं। मरांडी ने कहा है कि मेरा दावा है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए घोटाले में छवि रंजन अकेले नहीं हैं। इनके गोरख धंधे में दलाल, बिचौलियों और सत्ता से जुड़े लोगों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के कई छोटे बड़े लोग शामिल हैं, जो दिन के उजाले ही नहीं, रात के अंधेरे में भी जमीन लूटने का धंधा करवाकर लूट के माल में
हिस्सा लेते थे। तो ये बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद। बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भाजपा के गोड्डा से सांसद और झारखंड सरकार पर, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर रहने वाले डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि झारखंड के चोरों के लिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत सिद्ध हो रही है। अभी भी सुधरने का मौका है, कानून सम्मत काम करिए, हंसेड़ी बनिएगा तो यही दुर्गति होगी। ये निशिकांत दुबे का ट्वीट है। तो भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार अब हेमंत सोरेन सरकार पर हमले कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको बता देता हूं कि छवि रंजन झारखंड के दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको घोटाले के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी, और तत्कालीन जब वो गिरफ्तार हुई थी उस समय वो उद्योग और खान विभाग यानी 2 प्रमुख विभागों की सचिव के पद पर थी, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके गिरफ्तारी के पहले उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 80-82 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति का पता चला था, और उनके पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के यहाँ से 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे कैश, जिसको माना जाता है कि वो पूजा सिंघल के रुपए थे। इसके बाद पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वे लगातार जेल में चल रही हैं। कुछ दिनों के लिए बेटी की बीमारी के कारण उनको अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद वो फिर जेल चली गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर चल रहा है। तो छवि रंजन उनके बाद अब दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहना पड़ेगा। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सत्ता के गलियारे में मजबूत पैठ रखने वाले दलाल बिचौलिए प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी की गई थी। ये दोनों अभी जेल में हैं और इनकी जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। तो ईडी की ये कार्रवाई जो है तब जो शुरू हुई थी पिछले साल अप्रैल मई के महीने में, वो अभी 1 साल बाद भी जारी चल रही है। इसके अलावा ईडी की टीम साहेबगंज के खनन घोटाले के मामले में कई जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को बुलाकर पूछ चुकी है। इसके अलावा और आईएएस अधिकारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणक्का से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे दलाल विशाल चौधरी के निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी काम निपटा रहे थे, ऐसा आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और झारखंड के उत्पाद आयुक्त को छत्तीसगढ़ बुलाकर पूछताछ की थी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आप्त सचिव उदय शंकर के यहाँ अभी हाल में कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा था, और तब खबरें आई थी कि ईडी को उसके मोबाइल से काफी जानकारियां मिली हैं, और यह भी जानकारी मिली है कि उसके मोबाइल से कई बड़े बड़े लोग दूसरे बड़े बड़े लोगों से गोपनीय बातें, निजी बातें किया करते थे। इनमें क्या बातें थी ईडी ने इसका खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि उसके मोबाइल में कई ऐसी जानकारियां ईडी को मिली हैं जिस पर वो आगे कार्रवाई कर सकती है। इन लोगों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी एक बार पूछताछ कर चुकी है, और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी ईडी 2 या 3 दिन पूछताछ कर चुकी है। तो अब इसके अलावा भी कई लोग अभी रडार पर हैं जिनसे पूछताछ होनी है। तो कुल मिलाकर ईडी की जांच एक बार फिर सत्ता के गलियारे में, नौकरशाही में, सीएमओ के दरवाजे तक पहुंच गई है। तो अब छवि रंजन के बाद ईडी का अगला टारगेट कौन, इस पर रखेंगे नजर और बताते रहेंगे आपको ईडी की कार्रवाई से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ, और
चैनल को समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट से मुझे बताते रहिए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।